Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the ransomware attacks on AIMS. So we could see that AIMS service remained disrupted for the seventh straight day amid alleged ransomware attacks on its servers. ठीक है, तो यहाँ पे एम्स में हम लोग का एक साइबर अटैक हुआ है, तो इसी के लिए एम्स का पूरा नेटवर्क, पूरा सर्वर्स डाउन है एंड इट इज डायरेक्टली एंटर्ड this 7 days. Okay, तो बेसिकली हम लोग को जानना है कि व्हाट इज दिस ransomware. See, this ransomware is a kind of malware, okay, which or is basically a software that damages the functions or it gains an unauthorized access to a computer system. So this type of ransomware is used to encrypt information, documents or files with a system. Okay, or you can see that simply they lock the original user out of the respective system. तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो लोग लॉक कर दिए जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो रैंसमवेयर. दैट मींस इट इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स विद इन अ सिस्टम, तो तब हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो रैंसमवेयर. और इफ इट इज जस्ट यूज्ड टू सिंपली लॉक द ओरिजिनल यूजर ऑफ द सिस्टम, वो हम लोग बोलते हैं लॉकर रैंसमवेयर. ठीक है, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि इन दिस अटैक दैट हैज बीन डन विद रेस्पेक्टिव टू द एम्स, यहाँ पे अभी जो हम लोग का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर टीम है, सो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम दिस फॉर्म्स ऑफ रैंसमवेयर. ओके, तो आज यहाँ पे जो क्रिप्टो या लॉकर, अभी यहाँ पे दोनों का दोनों अटैक हुआ है. So unlike the other cyber attacks, in this form of attack, the user is notified of the attack. ठीक है, यूजर को बता दिया जाता है. And this ransomware spreads easily when it encounter unpatched or outdated software. तो आज हम लोग का यहाँ पे प्रूफ होता है कि एम्स जैसे जगहों में हम लोग कितना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. ओके, बिकॉज देयर आर ट्रेंड्स इन रैंसमवेयर. क्योंकि अगर हम लोग एक ट्रेंड देखें रैंसमवेयर का, तो इनिशियली रैंसमवेयर अटैक्स फॉलोड अ पैटर्न अकीन टू फायर एंड फॉरगेट. That is, it was used for small scale extortion for individuals. But now, however, the pattern has shifted to more focused and targeted attacks for a larger returns, like targeting the server or an organization. Okay, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि this projection, okay, of ransomware today is very much repeatedly happening in our country. ठीक है, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टारगेट किया जाता है, जहां पे पीसीस को टारगेट किया जाता है. ठीक है, और इसको डायरेक्टली ब्लॉक किया जाता है बहुत दिनों तक. तो फॉर नाउ वी कैन सी दैट द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज प्रिवेंशन एंड रिस्क मैनेजमेंट इन सम ऑफ द फॉलोइंग वेज व्हिच आई विल डिस्कस नाउ. सी, रेगुलरली पैचिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रिलीज बाय कंपनीज इज वेरी एसेंशियल, जो हम लोग करते नहीं है. Also, any important data should be spread across networks with appropriate backups, thus maintaining redundancy. Also, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है? Stronger passwords and also two-prong authentication should be ensured just to save ourselves from such number of attacks. If we go for continuous real-time monitoring within the system and firewalls to protect against such attacks, then also we could solve our respective servers from such attacks. So in case of an attack, affected network must be isolated to prevent the virus from spreading. लेकिन आज हम लोग एक ही नेटवर्क में बहुत जगह काम करवाते हैं और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी नेटवर्क के बेसिस पे काम करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक आइसोलेटेड नेटवर्क कमांड बनाना चाहिए ताकि जो नेटवर्क अफेक्टेड है उस नेटवर्क को आइसोलेट किया जाए और इस रैंसमवेयर को स्प्रेड होने से हम लोग बचाए. तो अभी देख, तो पीछे हम लोग का टाइम पीरियड में क्या होता है. Even the Delhi police, even the team of National Informatics Center, okay, also the CERT, Computer Emergency Response Team India, they all are in the work to avoid such number of attacks in the future. but पहले ये रिकवरी कर ले वो बहुत बेहतर है, बिकॉज यहाँ नहीं तो यहाँ पे जितने भी हम लोग का डाटाज है, सिटीजन्स डाटा, ओके, बिकॉज ये सब सिटीजन्स डाटा डायरेक्टली हम लोग का वायलेटिव हो जाएगा और सब यहाँ पे शेयर हो जाएंगे किसके द्वारा? दिस हैकर्स जो यहाँ पे ये अटैक करके बैठे हुए हैं. ठीक है, और ये डायरेक्टली एक हम लोग का अटैक है टू द राइट टू प्राइवेसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बेसिकली अ फंडामेंटल राइट अमॉन्ग्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नीति आयोग CCUS टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे नीति आयोग ने एक डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस के बारे में बहुत फोकस किया है. So in this tenure, we could see that CCUS, that is carbon capture, utilization and storage, which is a technology for decarbonizing
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई पोल्यूटिंग सेक्टर्स सच एज स्टील, सीमेंट, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब से नीति आयोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है अभी, so that they could reduce the carbon emissions from this respective industries. Okay, because आज हम लोग क्या कर रहे हैं, we are per capita CO2 emissions अगर हम लोग देखें तो it is around 1.9 tons per annum, which was less than 40% of the global average, and about 1/4 of that is in China. So this CCUS could enable the production of these clean products while utilizing rich endowments of coal and thus reducing imports, leading to self-reliant India economy. तो अगर हम लोग को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, then obviously we needs to control the CO2 emissions by such number of technologies, saying about carbon capture, utilization and storage. तो ये दोनों पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है नीति आयोग और एमएन दस्तर एंड कंपनी के द्वारा. तो दिस CCUS is a key to ensuring sustainable development and growth in India, particularly for the production of clean products and energy, leading to आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, तो ये हम लोग का एक बेसिक टारगेट है. ऑल्सो बिकॉज वी वांट्स टू रिड्यूस अंडर द एनडीसी. ओके, जो हम लोग का एनडीसी के अंदर जितने भी हम लोग का टारगेट्स है, okay, supposedly achieving 50% of this total installed capacity for non-fossil based energy resources, 45% reduction in emission by 2030, net zero emission by 2070. ये तब हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग इन सब का इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन एमिशन फ्यूल्स जो भी यूज करते हैं, उनको अगर हम लोग लेस डिपेंडेंस करके हम लोग ये अगर कार्बन को बचा पाए, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जितने भी हम लोग का टारगेट्स है, 50% of the total installed capacity from non-fossil fuels, 45% reduction in emission intensity by 2030 और carbon neutral by 2070, ये सब लोग हम लोग अचीव कर सकते हैं. तो इट इज वेरी मच हार्ड एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर हम लोग का स्ट्रेटजी नहीं बनाए, देन ऑब्वियसली इट वुड बी श्योरली बी हार्ड इन द कमिंग फ्यूचर. तो अगर हम लोग को अचीव करना है, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द CCUS इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिकार्बनाइज द हार्ड टू एबेट सेक्टर्स लाइक दिस. ओके, चलो यहां पे वही बताया गया है. नेक्स्ट पे आते हैं, UNDP to help waste segregation. तो today we could see about the United Nations developmental program. Okay, so यहाँ पे UNDP help कर रहे हैं workers को in the industry to move towards a formal economy. Under this initiative, the UNDP or the United Nations Under Secretary General would be distributing the Jan Dhan account kits to waste segregation workers. So the opening of the accounts for the workers has been done through the UNDP's plastic waste management program. So this UNDP's plastic waste management program facilitates the collection, segregation and recycling of all plastics in a bid to shift towards a circular economy. So the program also aims to ensure the well-being and financial inclusions of the Safai Sathis, that is the waste picker, जो हम लोग का कचरा उठाते हैं. So by linking them to various social protection schemes. So as per this UNDP program, the main objective of the program is to help move the sector from the informal to formal. And in line with the objective, UNDP is undertaking various steps to link the workers to social protection schemes like that of Jan Dhan accounts and through Aadhaar cards, Ayushman Bharat and various pension schemes amongst others. तो ये एक बेसिकली हम लोग का जितने भी सेग्रीगेशन वेस्ट लाइक एम्प्लॉइज है, ओके, जो यहाँ पे हम लोग का सफाई साथीज है, तो इनके एम के यहाँ पे उनका जो हम लोग का डेवलपमेंट करना चाहिए, उसी को बेसिस पे फोकस पे रखते हुए ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है, ताकि वो लोग और ज्यादा जनधन अकाउंट के थ्रू से इंटीग्रेट हो पाए इंडियन फाइनेंशियल एग्रीगेशन की तरफ. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे वो डिस्कशन चल रहा था अबाउट दिस UNDP, कैसे UNDP हेल्प कर रहे हैं, सो दैट it could directly help these workers who is directly in this informal industry, so that they could turn outsell them into a formal economy, openly binding to the mainstream of this country. तो वहां पे यही बात बोला गया है about this waste segregation tactics. Okay, next पे आते हैं, स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया. तो आज हम लोग जान रहे हैं कि स्टील इंपोर्ट जो है रशिया के साथ, वो हम लोग का 4-year हाई है इन दिस अप्रैल टू अक्टूबर. So in this situation, we could see that Russia's steel exports to India reach around 1,49,000 tons in the first 7 months of the current fiscal year. तो देख सकते हो, okay, कि कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए. So Russia accounted for just about 5% of the India's total steel imports, but was among the top 5 exporters. So today, India's total steel imports between April to October stood at around 3.2 million, और ये 14.5% from a year earlier है. So आज देखा गया है कि हार जैसे इन दिस सिचुएशन आज रशिया
के साथ हम लोग का जितना भी ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज आज रशिया से खाली हम लोग स्टील ही नहीं इंपोर्ट कर रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्रूड ऑयल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट्स ऑफ स्टील्स भी कर रहे हैं। तो दिस फिनिश स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हैज देयर बाय हिट अ 4 टाइम हाई। तो यहाँ पे सोच सकते हो कि कहाँ 34,000 टन था और कहाँ आज का वक्त में 1,49,000 टन है। तो रशिया दोस्ती के माध्यम से, दोस्ती बोलते बोलते हम लोग को चिपका दिया क्या, सब इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री, एंड देयरफॉर रशिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव अ गुड नंबर ऑफ मार्केट कंडीशंस इन आवर कंट्री। तो जितना हम लोग का कंट्री स्टेबल रहेगा उतना हम लोग का रशिया के साथ डीलिंग्स, और रशिया हम लोग के साथ डीलिंग्स बढ़ता चला जाएगा, सो दैट दे कुड मेक अ ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स दैट दे आर डायरेक्टली कैटेगराइजिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो ये रिसेंटली एक न्यूज था अबाउट हाउ इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इज डायरेक्टली इंक्रीजिंग एंड हाउ वी आर वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट। तो इसी को चर्चा करने के लिए हम लोग के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब गए थे रशिया में, लेकिन फिर भी हम लोग का आज तक जो रूबल रुपी ट्रेड है वो भी आज तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखते हैं इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, फ्रेंडशिप के हाथों, फ्रेंडशिप के वजह से आज हम लोग बहुत सारे कंसिडरेशंस कर रहे हैं। तो इवन दे आर गिविंग अस इन चीप अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल, बट स्टिल यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग 10% कुछ उन लोग को एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग 90% कुछ हम लोग को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वी कुड सी दैट दिस इज द कंडीशन दैट इज फेस्ड बाय इंडिया एंड रशिया टुडे। ओके, तो द स्टील इज बेसिकली एन एग्जांपल। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बैटिंग एंड गैम्बलिंग फॉर द एक्सोटिक मीट। तो यहाँ पे वी कुड सी दैट रिसेंटली ये जो एक्सोटिक मीट का जो एक लाइक सिनेरियो है, ये एक्सोटिक मीट का सिनेरियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वी कुड सी दैट इन द रिसेंट टाइम्स पीरियड this exotic meat is directly going for some of the batting. Okay, ये basically मणिपुर में होता है। ठीक है, and it has literally gone wild because police and forest officials in the states, जो एक जहाँ पे ये बहुत ज्यादा होता है उस स्टेट का नाम है उखरुल। ओके, इंपॉर्टेंट सिटी है, इंपॉर्टेंट टाउन है, याद रखना, बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो उखरुल टाउन हैज बीन स्कैनिंग गैम्बलिंग डेंस following report of wild animals dead or alive being offered as prizes फॉर सम ऑफ द ड्रॉस। तो गैमलिंग खेलते हैं यहाँ पे, जुआ खेलते हैं, तो जुआ खेलने में गिफ्ट मिलता है, तो गिफ्ट मिलने में ये एक्सोटिक मिल्स मिलता था, मिर्च मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत भारी मात्रा में ये जितने भी एनिमल्स है, इन एनिमल्स को यहाँ पे मारा जा रहा है। ओके, सो जस्ट फॉर दिस गैम्बलिंग। So this Ukhrul is about 80 kilometers northeast of the state capital of Imphal. So even various number of wildlife activists based in town said that there is instances of people buying this draw tickets ranging from rupees 100 to rupees 500 just to try their luck to win this exotic meats. Okay, so the larger or rarer the bird or animal or body part, the higher the price of the ticket. So such cases of gambling with a wildlife twist has been happening under the very noses of the authority. ठीक है, क्योंकि इनका जो मिनी सेक्रेटरीट है ये उखरूल टाउन से बस 5 किलोमीटर के दूरी पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन लोग की तरह कोई एक्शंस नहीं लिया गया। सो यहाँ पे कौन से एनिमल्स मिला जाता है, सपोजली वाइल्ड बॉर मान लो, ओके, डियर मान लो, ठीक है, देन वी कैन सी दिस वन बिंटूरोंग, ये देख सकते हो फोटो में बिंटूरोंग है। इट इज एन आर्बोरियल मैमल ऑल्सो नोन एज बियर कैट। ठीक है, ये एक एक्सोटिक एनिमल है। स्क्वेरल्स है, फ्लाइंग फॉक्सेस है। ओके, दे हैव बीन फाउंड टू बी ऑफर्ड। Okay, so therefore these areas today, after this news, after this media report came into prominence, after this wildlife activist went into prominence, आज यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है ये लोग एक्टिव हो गए हैं, एंड दे आर स्कैनिंग द पब्लिक प्लेसेस वेयर सच केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सच नंबर ऑफ एक्सोटिक मीट सेल और दिस बैटिंग्स एंड गैमलिंग्स आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो आज ये लोग थोड़ा एक्शन में आ गए, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई पकड़ा नहीं गया है, और इन रिजल्ट वी कैन सी अ लॉट मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स गेटिंग killed just because of the exotic meats to have this batting successful. Okay, तो ये था न्यूज बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मणिपुर उखरुल टाउन। ठीक है, लास्ट में आते हैं सेटिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये हामिद अंसारी साहब के द्वारा लिखा गया है, ओके, आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So language is an essential ingredient for identity. So with the recent announcement regarding the adoption of Hindi and local language as the medium of instruction in education institutions, यहाँ पे this conflict is basically a debate in India as a country with having a many languages as well as ethnicities in some of the similar states. So आज अगर मैं बोलूं, over 700 languages are spoken in India. However, India has no national languages.
As per the 8th schedule of Indian Constitution, we have seen that there are 22 official languages that are given official acknowledgement and support. Even Article 343 of the Constitution of India says that the official language of the Union is Hindi in Devanagari script, with official use of English to continue for 15 years from 1947. So later, through a constitutional amendment, the Official Language Act of 1963 came into prominence, which allowed for the continuation of English alongside Hindi in the Indian government indefinitely until legislation decided to change it. So today, under the official language of the state, under Part 17 of the Indian Constitution, which deals with official language under Articles 343 to 351, 345 of the Constitution clearly says that the legislature of the state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state, or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purpose of the state. तो आज इसी के लिए there is seen some of the conflicts between the center and the state regarding official languages. क्योंकि the center has recommended issuing of Hindi in some of the states in this country, but some of the states which are basically non-Hindi speaking states, basically the regions of the south, okay, ये लोग मानते नहीं. So though it is not binding for the non-Hindi speaking states, लेकिन फिर भी ये लोग जो हिंदी का एक imposition चला रहे हैं, ये हिंदी का imposition ये लोग मानते नहीं. तो इसी के बेसिस पे we could see that यहाँ पे एक need क्या आ गया है. There is a need for a single official languages. अगर यहाँ पे single official language रहा, it will ensure cooperative federalism in the country. It would make the working among the departments easier. Also, it would strengthen the center-state relations and will help in maintaining the law and order. So recent developments, supposedly like the Swayam scheme, which is an open online course platform of the central government, has been offering some popular courses in Indian languages too. So 10 states have accepted Indian languages such as Hindi, Kannada, Tamil, Telugu, Marathi, Bengali as the medium of instruction for engineering courses. But we could see that today there is a higher areas where we need to concentrate much more towards languages. Recently, यहाँ पे जो हम लोग का medical education minister of Madhya Pradesh has announced that the state government would soon launch an MBBS course in Hindi medium. लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत सारा हम लोग का challenges है, because we can see that pan India insignificant number of institutions are there who could go only just with a respective languages. Also, जो local languages है, उस languages में quality material नहीं मिलेंगे. Also, उस language में पढ़ाने का faculties नहीं मिलेंगे, जो experienced faculties है, quality teachers नहीं मिलेंगे. तो therefore also, if we focus much more towards regional languages, then यहाँ पे जो हम लोग का pace है global standards का, वो हम लोग meet नहीं कर पाएंगे. So therefore, if we need to go for promotion of internationalization of our education, we need to have a respective common language throughout our country, so that it could be very much favorable even in some of the other countries, or even if our students wants to pursue their career in some of the other countries, basically they should focus much more towards a language which is accepted internationally. तो इसी के लिए यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर्स है, लैंग्वेज का जो इशू है, इसी के वजह से यहाँ पे ये टेक्स्ट आए हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस एनालिसिस टुडे. So you have got this 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our Telegram and WhatsApp channel for the further updates. So that's all for the day. Thank you and Jai Hind.